हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और लेक्चर मैं लेकर आ चुका हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। हम ऑलरेडी पिछले कुछ लेक्चर्स में यह बात कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, और इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर भी हमने बात कर लिया है, इनके प्रॉपर्टीज को भी कंप्लीट कर लिया है। और हमने लास्ट लेक्चर में यह बात किया था कि ईपीमर्स क्या होता है और एनोमर्स क्या होता है। अब उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है, जो कि आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन जरूर करते रहिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा म्यूटा रोटेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम समझेंगे। इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको म्यूटा रोटेशन से कोई भी कॉन्सेप्ट बचा रहेगा जो आपको ना समझ में आए। ठीक है, तो एक एक करते हुए हम बात करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जब एनोमर्स के बारे में समझना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि एनोमर्स जो होते हैं वो कोई एक ही कंपाउंड के दो फॉर्म होते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो ग्लूकोज होता है उसका एक अल्फा फॉर्म था, एक बीटा फॉर्म था, और वो दोनों ही एक दूसरे के एनोमर्स थे, क्योंकि उनमें जो हमारे पास प्राइमरी कार्बन यानी कि जो हमारे पास पहला कार्बन होता है वो उसी कार्बन पर ही एक दूसरे के ईपीमर्स बन रहे थे। ठीक है, यानी कि उनके जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला थे वो केवल पहले ही कार्बन पर केवल बदल रहे थे। जैसे कि अगर बात किया जाए तो हमारे पास ये कार्बन था, ठीक है, और इससे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक और कार्बन जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से CHOS था और यहाँ पर हमारे पास फिर से CHOS था, एंड ये हमारे पास CHOS, एंड ये हमारे पास कितने कार्बन्स हो गए, 1 2 3 4 5, एंड ये हमारे पास छठा कार्बन, एक मिनट, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड ये हमारे पास 6 कार्बन हो गया। ओके, तो हमने आपको बताया था कि यह जो कार्बन होता है वह ऑक्सीजन से बॉन्ड बना ले रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर CHO था तो इसमें हमारे पास O जो है वह एक OH ग्रुप से जुड़ जा रहा था और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन से जुड़ रहा था। ठीक है, सिंपल सा हमने लॉजिक लगाया। तो हमने पिछले लेक्चर में इस पर जब बात कर लिया था, अभी इस पर हमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास OH ग्रुप जब राइट साइड में होता है तो इसको हम कह रहे थे कि ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि हमारा जो ग्लूकोज है इसके दो एनोमर पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे नेचर में जो ग्लूकोज होता है जिसे हम डी ग्लूकोज कहते हैं उसके दो एनोमेरिक फॉर्म या दो एनोमर पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा हमारे पास होता है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज पर बात करते हैं तो यह जो OH ग्रुप होता है वह राइट साइड में चला जाता है, आई मीन लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास CHOH, यहाँ पर भी हमारे पास CHOH, एंड अगेन हमारे पास CHOH, एंड अगेन हमारे पास CHO, एंड ये हमारे पास यहाँ से बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर हमारे पास CH2OH होता है। ठीक है, ये कैसे बॉन्ड बनता है अभी मैं समझा दूंगा आप सभी को, बस थोड़ा सा ध्यान देते हुए पहले इतनी चीजों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है बीटा फॉर्म। ठीक है, तो बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज यह है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो डी ग्लूकोज होते हैं उसके दो फॉर्म पाए जाते हैं।
नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज होता है और दूसरा हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये दोनों ही एक दूसरे में इंटर कन्वर्ज हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास अल्फा फॉर्म है तो वह बीटा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ये दोनों ही एक दूसरे से इक्विलिब्रियम शो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब ये कैसे होता है आइए यहाँ पर मैं साइड में समझाता हूँ। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। ये हमारे पास CHOH हो गया, ये हमारे पास CHOH हो गया, एंड अगेन हमारे पास CHOH हो गया, एंड अगेन हमारे पास 1 2 3 4 5वां यह कार्बन है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास CH2OH हो गया, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझिए। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो ग्लूकोज होता है यही ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो हमारे पास पहला कार्बन है इससे ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड की सहायता से, और ऑक्सीजन जो होता है वह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे रखता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस चार्ज होता है और कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज होता है, ओके। तो ये तो हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लिखा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब ये रोटेट करते रहते हैं, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ का जो ऑक्सीजन होता है ये 5वें नंबर का कार्बन से, यहाँ से यह ऑक्सीजन जो होता है वह कार्बन से एक बॉन्ड बनाने लग जाता है, ठीक है। जब यह अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में पाया जाता है तब यह इस प्रकार से यहाँ पर बॉन्ड बनाने लग जाता है, और यह जो ऑक्सीजन होता है वह इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने लग जाता है, यह ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाता है, यह ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। तो यह क्या होता है, यह बॉन्ड तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा और यह हाइड्रोजन तुरंत ही ऑक्सीजन के साथ से जुड़ जाता है, और यह ऑक्सीजन जो होता है वह कार्बन के साथ जुड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह कार्बन जो है वह OH ग्रुप और H ग्रुप से जुड़ा है, और कुछ ऐसे भी हमारे पास कार्बन होते हैं क्योंकि ये कभी भी एक स्थिर पोजीशन फिक्स्ड पोजीशन पर तो है नहीं कि यहाँ पर OH है तो यहाँ पर H ही रहेगा, ठीक है। ये हमेशा रोटेट करते ही रहेंगे। तो क्या होता है कि अगर कार्बन का जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वह बदल जाए, ठीक है, तो वह कुछ इस फॉर्म में पाया जाने लग जाएगा। तो ऐसे फॉर्म में हमारे पास यह अल्फा फॉर्म पाया जाता है या बीटा फॉर्म पाया जाता है, और ये दोनों एनोमेरिक फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन का भी हमने कॉन्सेप्ट नहीं देखा, यहाँ पर हमने जाना कि अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या है। अब यहाँ पर हम इनके बारे में बात करते हैं, म्यूटा रोटेशन से अब शुरुआत करेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ों को समझ चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी चीज़ों के बारे में तो हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत बताया ही था, एनोमर्स के बारे में जब समझाने के लिए इनका एग्जाम्पल लिया था, तो ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, अगर हम बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज पर, ठीक है, तो अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज को एक कंटेनर में रख देता हूँ, ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, और इससे मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर इससे मैं एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि PPL को गुजारता हूँ, ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज जो होता है वह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, हमने इसके प्रॉपर्टीज के अंतर्गत भी पढ़ा है, और यह डी आइसोमर होता है। डी आइसोमर मतलब क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, यानी कि यह क्या कर सकता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता है, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि यह क्या किया, इतने एंगल से घुमा दिया, ठीक है। तो अगर हम सपोज कर रहे हैं कि यह जो हमारे पास एंगल है थीटा है, ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकली जब हम वैल्यू निकालते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज होता है वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 112 डिग्री के आसपास, मैं आसपास बोल रहा हूं यानी कि फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, यह स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ठीक है। तो वह 112 डिग्री के आसपास या स्पेसिफिक रोटेशन से उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है, ठीक है। ये बातें तो हमने डी ग्लूकोज पर बात किया जिसमें हमने अल्फा फॉर्म पर बात किया। अब अगर मैं यहाँ पर बीटा फॉर्म लेता हूँ तब क्या होता है, आइए बात करते हैं। बीटा डी ग्लूकोज को इस बार मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो बीटा डी ग्लूकोज के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, इससे मैं फिर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि PPL को गुजारने वाला हूँ, ठीक है।
तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है, ठीक है, वह अगर हम बात करते हैं तो ऐसे हमारे पास अगर नहीं घूमता तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन डी ग्लूकोज है तो यह डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर को शो करता है और हम जानते हैं कि यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाएगा। लेकिन हम बीटा फॉर्म यहाँ पर ले रहे हैं और प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि बीटा फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पर 112 डिग्री के बजाय यह जो बीटा फॉर्म होता है यह लगभग 19 से 20 डिग्री के आसपास क्या करता है, स्पेसिफिक रोटेशन को शो करता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं एक तीसरा केस ले रहा हूं और इसी के द्वारा आप लोग म्यूटा रोटेशन समझ जाएंगे। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है, बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो हमने यह बात तो समझ लिया, मैं रिपीट कर देता हूं एक बारी कि अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है वह डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर है, इसलिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इससे गुजरता है तो ऐसा देखा गया कि हमारे पास इसका अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वह 112 डिग्री होता है। जब हम बीटा डी ग्लूकोज पर बात करते हैं तो सेम केस ही फॉलो होता है, बस यहाँ पर बीटा फॉर्म उपयोग हुआ है, इसलिए यह जो बीटा फॉर्म होता है वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 19 डिग्री पर घुमा देता है। ठीक है, अब मैं एक कंटेनर लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा। अब जब मैं एक कंटेनर लेता हूं और इसमें मैं सपोज कर ले रहा हूं कि अल्फा डी ग्लूकोज को मैं रख दिया, ठीक है, तो एक्चुअल में नेचर में कभी भी अल्फा डी ग्लूकोज को अगर हम रखते हैं तो वह स्वयं से ही यानी कि नेचुरली क्या करेगा, यह बीटा फॉर्म में खुद से ही कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी समय पर अल्फा डी ग्लूकोज को एक कंटेनर में रख देंगे तो थोड़ी देर बाद, जस्ट अ सेकेंड बाद, आप लोग देखेंगे कि उसमें बीटा डी ग्लूकोज के भी नेचर शो होने लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम चाहे अल्फा डी ग्लूकोज रख दें किसी कंटेनर में या फिर बीटा डी ग्लूकोज को हम किसी कंटेनर में रख देते हैं तो वह दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। तो यहां पर अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजारते हैं, ठीक है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को तो इस प्रकार से यहां पर गुजरना है, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होना है, ठीक है, क्योंकि यह डी आइसोमर होगा। तो अब ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा और मेरे कॉन्सेप्ट को यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा। अल्फा डी ग्लूकोज था, ठीक है, तो वह 112 डिग्री घुमाएगा, बीटा डी ग्लूकोज है तो 19 डिग्री घुमाएगा। अब यहां पर दोनों ही जब पाए जा रहे हैं तो अब डिपेंड करेगा कि किसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है और उसी के अकॉर्डिंग ही उसके प्लेन पोलराइज्ड लाइट का एंगल बनेगा। यानी कि अगर अल्फा डी ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में है तो हमारे पास 112 डिग्री के आसपास बनेगा। सपोज करते हैं बीटा डी ग्लूकोज इनिशियली हम बात कर ले रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में तो अल्फा डी ग्लूकोज ही पूरी तरीके से प्रेजेंट है तो 112 डिग्री ही बनेगा। लेकिन अगर एक भी मॉलिक्यूल बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है तो वह अब एक मॉलिक्यूल उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 19 डिग्री घुमाना चाहेगा और वह 112 डिग्री घुमाना चाहेगा। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में एक ही मॉलिक्यूल उसके रोटेशन को कम करने की कोशिश करेगा और ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे पास कुछ समय बाद अगर हम बात करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज की मात्रा कम होती चली जाएगी, बीटा डी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास 112 डिग्री घूमने की कोशिश कर रहा था, अब बीटा डी ग्लूकोज उसको 19 डिग्री की तरफ शिफ्ट करने लग जाएगा, यानी कि हमारे पास जो स्पेसिफिक रोटेशन है वह धीरे धीरे करते हुए कम होने लग जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसा आएगा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज का है तो वह एक मॉलिक्यूल बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जब हमारे पास एक अल्फा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और हम जानते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज भी अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज का बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो वही एक मॉलिक्यूल बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज में भी कन्वर्ट होने लग जाएगा। यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि जब जितने मॉलिक्यूल्स अल्फा डी ग्लूकोज के बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल बीटा डी ग्लूकोज के अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। और इसी सिचुएशन को ही हम कहते हैं कि यह इक्विलिब्रियम पोजीशन है।
और ऐसे सिचुएशन में हमारा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका स्पेसिफिक रोटेशन एक फिक्स्ड बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उसके बाद ना तो वह अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है ना तो बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में देखा गया कि इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वह लगभग 53 डिग्री है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका स्पेसिफिक रोटेशन अब कम हो चुका है। तो इसी पोजीशन को या इसी पूरे प्रोसेस को जब हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू पर पहुंच जाता है स्पेसिफिक रोटेशन, तो इसी पूरे प्रोसेस को ही हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चीजें समझ में आई? बहुत ही आसान सी चीज है, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया। अब मुझे नहीं लगता कि इसको रिपीट करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि रिपीट चाहिए तो आप लोग वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया कि अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है, और जब यह स्पेसिफिक कंडीशन पर पहुंच जाता है, जब हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन एक फिक्स्ड वैल्यू को अचीव कर लेता है, ऑब्टेन कर ले जाता है, रीच कर ले जाता है, तो ऐसे ही सिचुएशन को, ऐसे पूरे प्रोसेस को ही हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। ओके, समझ में आ चुकी हैं बातें? तो अब यहां पर हमने जब कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो अब चलिए इस पर हम कुछ नोट्स भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास केवल कॉन्सेप्ट ही हुआ। ओके, अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले चुके होंगे, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं थी इसकी स्क्रीनशॉट की। अभी हम इसके बारे में लिख भी लेते हैं। ठीक है, ओके, आइए चलिए अब नोट्स पर बात करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो टू फॉर्म्स, ठीक है, टू फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज, ओके, डी ग्लूकोज इज, ओके, टू फॉर्म, या फिर आप लिख सकते थे टू एनोमेरिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, हमारे पास मिलता है, या फिर आप लिख सकते हैं कुछ और भी वर्ड उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यहां पर मैंने ऑब्टेन्ड लिख दिया। ठीक है, पहला हमारे पास एनोमेरिक फॉर्म क्या है? ठीक है, हमारे पास है पहला अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, तो जो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज होता है वह क्या करता है? अल्फा डी ग्लूकोज कैसे पाया जाता है इसके बारे में पहले मैं लिख देता हूं। अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज क्रिस्टलाइजेस, ठीक है, क्रिस्टलाइजेस, ओके, अल्फा डी ग्लूकोज क्रिस्टलाइजेस फ्रॉम कंसंट्रेट, ठीक है, वाटर, या फिर आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, यहां पर हम वाटर मैंने लिख दिया। ठीक है, वाटर के रूप में पाया जाता है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं? एट रूम टेम्परेचर हम इसका उपयोग करते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे अप्रॉक्सीमेट रखा जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम 25 डिग्री यानी कि रूम टेम्परेचर के हिसाब से ही मानकर चलेंगे। ठीक है, एंड अल्फा डी ग्लूकोज का मैंने बताया आप सभी को कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ एंड स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, एंड स्पेसिफिक रोटेशन इज हमारे पास कितना होता है? 112 डिग्री। ठीक है, तो मैं मेंशन कर देता हूं 112 डिग्री। ओके, अब यहां पर मैंने अल्फा फॉर्म पर बात कर लिया, तो अब बीटा फॉर्म पर भी बात कर लिया जाए, दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो बीटा डी ग्लूकोज, ओके, अब ये बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है हम जानते हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज, एक मिनट, क्रिस्टलाइजेस, ठीक है, मैं थोड़ा सेंटेंस को छोटा कर दिया तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप फिर से लिख सकते हैं, मैंने हटा दिया, चलो हेडिंग बनाते ही नहीं है ना, वैसे ऊपर बनाया है मैंने तो बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऐसा लिख लीजिए कि बीटा डी ग्लूकोज क्रिस्टलाइजेस फ्रॉम कंसंट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेट एसिटिक सोल्यूशन भी लिया जा सकता है, या फिर आप वाटर भी ले सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं? हॉट वाटर उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेट वाटर, यहाँ पर मैं टेम्परेचर मेंशन कर दे रहा हूँ, एट हॉट वाटर लेते हैं, लगभग हमारे पास होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है, एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड अगर इसके हम स्पेसिफिक रोटेशन पर बात करते हैं तो
एंड स्पेसिफिक, ठीक है, रोटेशन इज, इसके पास स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वह होता है 19 डिग्री के आसपास, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है या फिक्स वैल्यू नहीं होता, यानी कि 112 मैंने लिखा है तो जरूरी नहीं है कि 112 ही हो सकता है 115 हो जाए, हो सकता है 110 हो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसी के आसपास ही होता है, ठीक है। ये 19 कई बुकों में आप देख सकते हैं, कई बुकों में 18 देख सकते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्या होता है, द स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, फॉल्स, ऐसे लिखिए, फॉल्स, ओके। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज फॉल्स स्लोली, ठीक है, फॉल्स, एंड साथ ही साथ ऐसे मेंशन कर लेते हैं, एंड द स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बीटा टी ग्लूकोज, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज के अगर स्पेसिफिक रोटेशन पर हम बात करते हैं, पता नहीं आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा या नहीं, मैं एक बार चेक कर लूँ। एक्चुअली ब्लू मार्कर का इंक लगभग खत्म हो गया है, ठीक है, फिर से फिल करना पड़ेगा अभी, एक मिनट, तो ध्यान देते हैं। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज राइजेस, ओके, यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, एंड, ठीक है, ए मतलब क्या है कि हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वह धीरे धीरे करते हुए घटता चला जाता है, हमने देखा भी है, और जो बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन है वह धीरे धीरे करते हुए बढ़ता चला जाता है, और एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास अचीव होता है, एंड अ कांस्टेंट, ठीक है, वैल्यू इज रीच्ड, ठीक है, या क्या होता है, रीच कर ले जाता है, और उस कांस्टेंट वैल्यू पर अगर हम बात करते हैं तो वह 53 डिग्री सेंटीग्रेड 53 डिग्री होता है, ठीक है, तो उसको भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। वैल्यू, वह कांस्टेंट वैल्यू क्या है, वह हमारे पास है 53 डिग्री, ओके, इज रीच्ड, ठीक है, या क्या होता है, रीच कर ले जाता है, ठीक है। तो इसी पूरे प्रोसेस को ही एक्चुअली हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये हमारे पास है म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग शब्दों में लिख दे रहा हूँ, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेंटेंस अगर बनाता हूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, सेंटेंस को बनाया जा सकता है, ठीक है, कैसे बनाया जा सकता है कि हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन को, एक काम करिए आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि और क्या क्या सेंटेंस यहाँ पर हम बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है शायद इसमें आए भी ना, ओके। शॉर्ट हो चुका होगा, तो अब चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने केवल म्यूटा रोटेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, सारी चीज़ों को हमने समझ लिया है, तो अब हम इसके डिफिनीशन पर बात करते हैं और यहाँ पर हम इसके मैकेनिज्म पर बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे म्यूटा रोटेशन पर क्वेश्चंस बनते हैं और वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इसके बारे में आप बताइए, और साथ ही साथ इसका मैकेनिज्म भी बताना रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए और चीज़ों को समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर डिफिनीशन पर बात करते हैं तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए कि द चेंज, ठीक है, द चेंज इन ऑप्टिकल, ठीक है, द चेंज इन ऑप्टिकली, ठीक है, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन लिखिए, ठीक है, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, ओके, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, ऑफ डी ग्लूकोज, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, ऑफ डी ग्लूकोज, ओके, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज, ओके, एक मिनट, ऑफ आइदर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज लिखिए, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का कोई भी हम फॉर्म ले सकते हैं, ऑफ आइदर फॉर्म, ठीक है, ऑफ आइदर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ओके, ठीक है। तो
ठीक है। ए कांस्टेंट वैल्यू इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, तब उसको ही हम क्या कहते हैं, उसी को ही हम कहते हैं कि यह हमारे पास है म्यूटा रोटेशन, ठीक है, इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। ओके, म्यूटा रोटेशन, ठीक है, समझ में आई बात। मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट समझाया, बस मैंने उसी को शब्दों में लिख दिया कि हमारे ग्लूकोज के किसी भी फॉर्म के द्वारा, चाहे वो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज हो चाहे बीटा डी ग्लूकोज के द्वारा, जब हम ऑप्टिकली रोटेशन यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन पर अगर हम बात करते हैं तो उसको चेंज किया जाता है और यह एक ऑब्टेन्ड और यह एक स्पेसिफिक वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया जाता है, कांस्टेंट वैल्यू जिसे हम कर रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसके मैकेनिज्म पर बात किया जाए तो हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर H होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास CHOH होता है, यहाँ पर हमारे पास अगेन CHOH, अगेन हमारे पास CHOH, ठीक है, 4 कार्बन हो गए और ये हमारे पास 5वां कार्बन हो गया एंड ये हमारे पास 6ठा कार्बन हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है ग्लूकोज, ठीक है, जिसे हम डी ग्लूकोज कहेंगे। ओके, और यह हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, यह हमारे पास सॉल्यूशन में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि वाटर में बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो यह जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, यह 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो यह कौन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ये बात करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अगर हम अल्फा फॉर्म में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ से हमारे पास बॉन्ड बन सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास C और OH राइट साइड में रहेगा, H लेफ्ट साइड में रहेगा, तो इस प्रकार हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पर ये 4था कार्बन हो गया और ये हमारे पास 5वां कार्बन, ठीक है, एंड ये हमारे पास 6ठा कार्बन हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसको अगेन हम एक दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कौन सा फॉर्म, यहाँ पर कार्बन हो गया, ये इसका भी इंक खत्म हो गया लगता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन हो गया, ये हमारे पास OH हो गया, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास CHOH, यहाँ पर हमारे पास CHOH, तीसरा कार्बन हो गया, 4था कार्बन और ये हमारे पास 5वां कार्बन है, ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बना रहता है और ये हमारे पास CH2OH हो गया। ओके, तो ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके नाम लिख देते हैं कि ये हमारे पास है अल्फा डी ग्लूकोज और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास है बीटा डी ग्लूकोज। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पर अगर इनके स्पेसिफिक रोटेशन को मेंशन करना तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, अल्फा और यहाँ पर डी लिख दीजिए। इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 112 डिग्री के आसपास और इस पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अल्फा और डी, इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 19 डिग्री के आसपास, ठीक है। और इस प्रकार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमने अपने म्यूटा रोटेशन को कर दिया कंप्लीट। ओके, तो अब यहाँ पर हमने क्या क्या समझा, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा। पहले तो यह जाना कि ग्लूकोज के 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज होता है और अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट भी हो सकते हैं और इसकी वजह से जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इनसे गुजारा जाता है तो इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन नॉर्मली होना चाहिए था वो पाया नहीं जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ देखा जाता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू एक समय बाद अचीव हो जाता है कि वहां से अब इसका स्पेसिफिक रोटेशन में कोई भी बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से इस पूरे प्रोसेस को ही हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। ओके, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी। वीडियो जो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो जब पसंद आ रहे हों, लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।